अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक बड़ा सवाल, अफगानिस्तान क्या होगा मुस्तकबिल, जिसको लेकर सारी दुनिया परेशान है। अगरचे गुज़श्ता रोज अमारात इस्लामी ने अपनी काबीना का, जो कि अबूरी काबीना कही जा रही है या अबूरी हुकूमत कही जा रही है, उसका ऐलान तो कर दिया, लेकिन उसके साथ ही जो बैनुल अक़वामी बिरादरी है और जो पाकिस्तान में बैठे लोग हैं, उनको कुछ तशवीश सी हुई है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन थी उससे थोड़ा सा हट कर मामलात हमारे सामने आए हैं। और फिर इसके अलावा अगर अफगानिस्तान की सूरत हाल को देखें तो गुज़श्ता 2-3 दिन से होने वाले जो मुजाहरे हैं और लोगों की तरफ से उठने वाली आवाजें हैं, वो भी यकीनन एक सवालिया निशान है। ये सारे जो मामलात हैं, इनको देखते हुए क्या होगा अफगानिस्तान का मुस्तकबिल, इस हवाले से आज बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं रुस्तम शाह मोमन साहब, क्योंकि अफगानिस्तान में एज ए सफीर भी रह चुके हैं, और अगर हम पाकिस्तान के हवाले से भी देखें तो इनका एक एज एम्बेसडर भी और ब्यूरोक्रेट भी एक बहुत अहम कैरियर है, खसूसन अफगानिस्तान पर फोकस करते हुए। तो आज एक बार फिर हम इनके साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछूंगी कि ये जो मैंने बात की कि हुकूमत, अबूरी हुकूमत का ऐलान तो कर दिया अफगान तालिबान ने, लेकिन इनसे जो एक्सपेक्टेशन थी आपकी, वो पूरी हुई या नहीं हुई? देखिए, एक्सपेक्टेशन तो ये थी कि हुकूमत इंक्लूसिव होगी। इंक्लूसिव का मकसद ये है कि तालिबान के अलावा जो बाकी फैक्शन हैं या ग्रुप्स हैं या एथनिक कम्युनिटीज हैं, उनकी नुमाइंदगी भी होगी काबीना में, लेकिन वो अभी तक नहीं हो सका। और उसकी वजह शायद ये है कि ये एक इंटरिम अरेंजमेंट है, ये केयर टेकर गवर्नमेंट है। तालिबान पे दबाव बहुत ज्यादा था कि वो काबीना का ऐलान क्यों नहीं करते, तो उन्होंने शायद उजरत में ये फैसला किया है। अभी तक उन्होंने ये फैसला नहीं किया कि बाहर से जितने वो हैं एथनिक कम्युनिटी से जो उनकी नुमाइंदगी है, उनको किस किस को नुमाइंदगी दें। तो यही बात जो है मैं समझता हूँ कि डिले का बायस बनी, और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि जल्द वो अफगानिस्तान के बाकी जो हिस्से हैं, मसलन शुमाली अफगानिस्तान की कोई नुमाइंदगी नहीं है, मगरबी अफगानिस्तान की कोई नुमाइंदगी नहीं है, ताजिक और उज़्बेक, तुर्कमान और हजारा बिरादरी के जो लोग हैं उनकी नुमाइंदगी नहीं है। तो जैसे उन्होंने वादा किया है, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको भी नुमाइंदगी दी जाएगी। तालिबान के अंदर से जो लोग तालिबान तहरीक से जो वाबस्ता लोग हैं, उनके बारे में ये है, हमें कुछ हैरत इसलिए हुई कि अब्बास तानिकज़ई जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहे थे, उनको इस सेटअप से बाहर रखा गया है। जी हाँ, उनके हवाले से बड़ी एक अहम खबरें भी आई थी। कभी वजीर खारजा के तौर पर उनका नाम आ रहा था और अहम ओहदों के हवाले से उनका नाम आ रहा था। अब ये इल्म नहीं हमें कि इस वक्त के अब्बास तानिकज़ई को क्यों बाहर रखा गया है। इस पे कुछ उंगलियां उठ रही हैं और कुछ ऐसी इतलात आ रही हैं कि तालिबान में हुकूमत साजी के हवाले से कुछ इख्तलाफात पैदा हो गए थे, और इख्तलाफात शायद अभी भी बरकरार हैं। और ये भी है कि जो जनूबी हिस्से के तालिबान हैं और जो मशरक़ी हिस्से के तालिबान हैं, उनमें बहुत कंप्लीट हम आहंगी नहीं है। तो देखा जाएगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये शुरू में तकलीफ कुछ हैं, मसले हैं। तालिबान को बहुत कॉम्प्लेक्स मसाइल से निमटना है और उनको हैंडल करना है, उनको ओवरकम करना है। तो उम्मीद की जाती है कि जल्द ही वो काबीना को शायद एक्सपेंड भी करें और उनमें कुछ मुनासिब तब्दीलियां भी लाएं, ताकि उनके जो अपने फील्ड कार्डर्स हैं, अफगानिस्तान के लोग भी, लेकिन उनके अपने जो फील्ड कार्डर्स हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं, जो उनके लिए 20 साल तक लड़ते रहे, ताकि उनका भी एतमाद बहाल हो। लेकिन सर, ये जो आपने बात की है कि उनमें आपसी इख्तलाफात थे हुकूमत की तश्कील के दौरान, हम एक 20 साल की स्ट्रगल देख रहे हैं अमेरिका के 9/11 के आने के बाद, और फिर जो पिछले कुछ सालों से स्पेशली दोहा में जो मुआहदा हुआ, उसके बाद तो आपको नहीं लगता कि पहले से ही ये मामला तय होने चाहिए थे? ये क्यों ये मसला उभर रहा है, आप क्या समझते हैं? मसला इसलिए उभर रहा है कि तालिबान की तैयारी नहीं थी। उनको ये कतई इल्म नहीं था कि हम चंद दिनों के हमलों के बाद सारे अफगानिस्तान को ज़हर कर लेंगे, उनको कंट्रोल कर लेंगे। उनके लिए तो ये एक बड़ी खुशगवार हैरत का बायस बनी ये बात कि हर जगह जहां वो गए
تو افغان آرمی نے سرنڈر کیا بغیر کسی فائٹ کے. صرف چند شہروں میں کچھ لڑائی ہوئی اور باقی شہروں میں تو انہوں نے سرنڈر کیا بغیر کسی لڑائی کی. تو ان کی کوئی تیاری نہیں تھی. وہ میرے خیال میں ان کو یہ علم نہیں تھا کہ 1 اگست کو حملے شروع ہو جائیں گے اور 15 اگست کو کابل میں ہوں گے. اس لیے ابھی جو ہیں ان کی جو ڈیلیبریشن پوری نہیں ہوئی. ان کی جو میٹنگز ہیں, جو شورا کی رہبری شورا کا اجلاس ابھی تک نہیں ہوا. آپ دیکھیں کہ ملا ہیبت اللہ خونزادہ ابھی تک منظر عام پر نہیں آئے. انہوں نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا, حالانکہ ان کی عادت ہوتی تھی کہ وہ ہمیشہ عید پہ یا کسی اور ایسے موقع پہ ہمیشہ ایک سٹیٹمنٹ ان کی طرف سے ایشو ہوتا تھا. لاسٹ ویک سر کہا بھی گیا, ہم افغانستان میں تھے تو ایک خبر یہ آئی کہ وہ آ کے وہاں پہ قندھار پہ لوگوں سے خطاب بھی کریں گے اور کچھ ان سے مطلب کہیں گے, لیکن وہ بھی نہیں ہوا. اینڈ وقت پر پلان چینج ہو گیا. یہ کیوں ایسا؟ اب اگر ملا ہیبت اللہ خونزادہ آئندہ 2-3 دنوں میں منظر عام پر نہیں آتے تو پھر تو یہ شکوک و شبہات زیادہ ہو جائیں گے کہ شاید وہ ہیں بھی کہ نہیں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ طالبان کو چاہیے, میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ان کو چاہیے کہ ملا ہیبت اللہ خونزادہ کو سامنے لے آئیں تاکہ وہ خطاب بھی کر لیں اور جو حکومت کے جو وہ ہیں خد و خال ہیں ان کو بھی واضح کریں, جو آبجیکٹیوز ہیں, جو گولز ہیں ان کو بھی واضح کریں. کیا اسٹریٹجی ہوگی, کیسے وہ اس حکومت کی کارروائی کو دیکھیں گے, کیسے مانیٹر کریں گے, کیسے سپروائز کریں گے, کیسے اسپرچول گائیڈنس دیں گے جیسی ایران میں ہوتی ہے. تو یہ باتیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایرانی حکومت کا ریپلیکا ہوگا؟ مجھے لگتا یہ ہے کہ ہیبت اللہ خونزادہ جو ہیں ان کی رہبری میں, ان کی گائیڈنس میں, ان کی اسپرچول گائیڈنس میں یہ جماعت کام کرے گی اور جو اہم بنیادی مسائل ہیں ان پہ ان کی رائے لی جائے گی اور وہ رائے جو ہے وہ مقدم ہوگی اور ان پہ چلنا ہوگا. لیکن حکومت سازی کا کام جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ, وہ بالکل وہ اٹانومس ہوں گے, وہ اپنے اختیارات خود استعمال کریں گے. لیکن جو ڈائریکشن ہے, کیونکہ 20 سال تک انہوں نے جنگ لڑی ہے, تو وہ ڈائریکشن وہ ملا ہیبت اللہ خونزادہ کی طرف سے ہوگی. ٹھیک ہے. اس سے ہٹ کر بھی ہمارے سامنے جو ہے کچھ سوالات ہیں, جیسے کہ اگر کابینہ کی بات کی جائے تو ان میں 14 اراکین ایسے نظر آتے ہیں جو اقوام متحدہ کی دہشت گردوں کی بلیک لسٹ میں بھی ہیں. اس پر بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. بریک پر جانے سے پہلے جیسے کہ میں بات کر رہی تھی کہ اگر عبوری کابینہ کو دیکھا جائے افغان طالبان کی جو بنائی گئی ہے یا افغان حکومت کی, اس میں 14 اراکین اقوام متحدہ کی دہشت گردوں کی بلیک لسٹ میں شامل ہیں. رستم شاہ صاحب, یہ بات کتنی قابل فکر یا قابل تشویش ہے؟ یہ قابل تشویش ضرور ہے. ان کے نقل و حرکت پر پابندی ہے اور وہ افغانستان سے باہر ٹریول بھی نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے ان کو امریکہ کے ساتھ اپنے جو مراسم ہیں وہ بڑھانے ہوں گے, ان کے ساتھ روابط بڑھانے ہوں گے, کیونکہ امریکہ جب تک اس کو اوکے نہیں کرے گا تو میں نہیں سمجھتا کہ اقوام متحدہ کی بلیک لسٹ سے یہ لوگ نکل سکتے ہیں. لیکن ایک بات ہے کہ جو دوحہ معاہدہ تھا 29 فروری 2019 کو, اس میں یہ صاف لکھا گیا تھا کہ امریکہ جو ہے اپنی اثر رسوخ استعمال کرتے ہوئے جتنی بھی طالبان کے رہنما بلیک لسٹ میں ہیں ان کو نکالا جائے گا. یہ امریکہ نے وعدہ کیا ہے, اس کی شق موجود ہے. امریکہ نے یہ وعدہ پورا نہیں کیا. طالبان نے جو وعدے کیے تھے 2020 کے ایگریمنٹ میں, طالبان نے وہ سب کے سب پورے کر دیے ہیں. آخری امریکی اور آخری خارجی جو سپاہی تھے ان کی جانے تک طالبان نے کسی فارن فورسز پہ حملے نہیں کیے. لیکن امریکہ نے جو وعدہ کیا تھا کہ یہ بلیک لسٹ ختم کر دی جائے گی اور طالبان کو بالکل نقل و حرکت کی آزادی ہوگی, وہ پورا نہیں کیا. تو اب نئی حکومت کا یہ کام ہوگا کہ وہ امریکہ کو کنفرنٹ کرے کہ آپ نے تو یہ وعدہ کیا تھا اور آپ اب ہم حکومت میں آ گئے ہیں, ہم پر پابندی آپ کیسے لگا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم صدر بائیڈن کا جو بیان ہے ابھی ریسنٹ اس کو دیکھیں تو اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم فوری طور پر تسلیم نہیں کریں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس چیز کا انتظار ہے؟ کیونکہ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو عبوری حکومت بنائی گئی ہے اس میں کوئی خاتون بھی نہیں ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بین الاقوامی برادری ہے یہ ان مسائل کو لے کے بھی پریشان ہے یا
अपना एक नुक्ता नजर पेश कर सकती है चीजों को कंट्रोल करने का? देखिए, अमेरिका का तो शायद ये हदफ है कि अफगानिस्तान शायद डिस्टेबलाइज रहे ताकि चीन का जो मंसूबा है वन बेल्ट वन रोड वो पाए तकमील तक न पहुंच सके, क्योंकि अमेरिका समझता है कि $2 ट्रिलियन उनके खर्च हुए, हजारों लोग उनके काम आए, इतनी मेहनत उन्होंने की, 20 साल तक उन्होंने जद्दोजहद की, और आखिर में जाके चीन आकर वहां बैठ जाएगा एक डोमिनेंट पावर की तरह। तो ये तो एक दिन होना था, ये तो अमेरिका की अपनी गलती थी कि उन्होंने एक गैर जरूरी जंग लड़ी और उसमें इतना पैसा उन्होंने लगाया, इतने इन्वेस्टमेंट किया, इतने लोग ज़ाये किए। तो ये तो अमेरिका की पॉलिसी की एक मुकम्मल नाकामी है। लेकिन अमेरिका अब रियलिटीज को कन्फ्रंट करेगा। यूरोपियन यूनियन ने भी कहा है कि हम इमीडिएटली तस्लीम नहीं करते, तालिबान अमेरिका ने भी कहा है कि तस्लीम नहीं करते। वो देखेंगे कि हुकूमत कैसे चल रही है, जो मईशत के मसाइल हैं सबसे ज्यादा उनसे कैसे निमट रही है, जो ताजिक हैं, उज़्बेक हैं, हजारा हैं, वो इस हुकूमत को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं। अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है, क्या बैनुल-अक़वामी बरादरी से निमटने के लिए, अफगानिस्तान को माशी तौर पर अपने पांव पर खड़ा करने के लिए सेकंड टियर की ये लीडरशिप क्या रोल अदा कर पाएगी? अदा कर पाएगी इसलिए कि जो बड़े बड़े महकमे हैं वो तो तालिबान ने खुद संभाल लिए हैं, जो कि वो करेंगे, एंगेज करेंगे इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी और यूनाइटेड नेशन को भी। उनको तो इस वक्त जरूरत है कि यूनाइटेड नेशन के साथ एक बड़ा रोबस्ट और बड़ा स्ट्रांग, बड़ा इंडेवरिंग रिलेशनशिप कायम कर लें, खुसूसन WHO और यूनिसेफ और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और UNHCR, ये तो 3, 4, 5 महकमे हैं अक़वाम मुत्तहिदा के। यही उनको एडवाइस भी दे सकते हैं, मैन पावर भी दे सकते हैं, फंड्स भी दे सकते हैं, और ये उनको गाइड भी कर सकते हैं। और उसके साथ साथ वो बाकी जो मुल्क हैं, मसलन रीजनल कंट्रीज हैं जिसमें कि गल्फ के वो शामिल हैं, और सबसे ज्यादा इन्हिसार उनका इस वक्त चाइना पे होगा कि उनको इमीडिएटली कैश फ्लोज की जरूरत है, तनख्वाहों के लिए पैसे नहीं है। तो ये इमदाद सिर्फ इमीडिएटली वो सिर्फ चाइना, टर्की और गल्फ के कुछ लोग दे सकते हैं। और क्योंकि अगर इस तरह से सारे अफगानिस्तान में प्रोसेशन निकलने शुरू हुए कि हमें तनख्वाह नहीं मिली, आप देखें कि अशरफ गनी साहब की हुकूमत में आखिरी 3-4 महीनों में न फौज को तनख्वाह मिल रही थी, न पुलिस को तनख्वाह मिल रही थी, न सिविल सर्वेंट को तनख्वाह मिल रही थी, और लोगों की हालत बहुत एक तरफ तो गुर्बत है, एक तरफ तो गुर्बत है बहुत शदीद, दूसरी तरफ से कहत का सामना है क्योंकि वो जो है वो ड्राउट था, और फिर उसके बाद पेंडेमिक भी था। तो ये सारे अवामिल यकजा हो गए हैं, लोगों की जिंदगी जीरन बन गई है। इस चंद दिनों तक पहले तक ये 1500-2000 लोग रोजाना ईरान के रास्ते कोशिश कर रहे थे कि अफगानिस्तान से चले जाएं। तो ये ग्राउंड रियलिटीज हैं, उनको एक्नॉलेज करके इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ अपने आप को अलाइन करके आप आगे जा सकते हैं। मुख्तसर सा मुझे बता दीजिए, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म होने वाला है, कि ये खवातीन नहीं है इस अबूरी हुकूमत में, अगर हो जाती तो आपको नहीं लगता कि एक अच्छा इमेज चला जाता बैनुल-अक़वामी बरादरी में? बहुत जबरदस्त इमेज चला जाता। मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि आइंदा के जो एक्सपेंशन होगी उसमें हो सकता है कि 1-2 खवातीन को कुछ मुशीर की तरफ रख लें, जिनका ओहदा भी काबीना के मेंबरान के बराबर होगा, ताकि लोगों का ये तासुर खत्म हो जाए कि आप खवातीन को अपनी हुकूक नहीं मिल रहे। मेरे ख्याल में वो जरूर इस पर गौर करेंगे। ठीक है रुस्तम शाह साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, आपने देखा कि जो कंसर्न है अगर उनको बेहतर तरीके से एड्रेस कर लिया जाए तो वो भी, हम जो बात कर रहे हैं कि अफगानिस्तान का मुस्तकबिल कैसा होगा, तो वो बेहतर हो सकता है। लेकिन अगर कंसर्न्स को एड्रेस नहीं किया गया और ये जो आलमी बरादरी की और यहाँ पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों की भी तशवीश है, अगर वो ऐसे ही बरकरार रही तो फिर जरा मुश्किल हो सकती है। हमारी तरफ से इतना ही। फरजाना अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।